Assalamu alaikum. Today the topic which we are basically going to start is software development life cycle. तो ये चैप्टर हमारे पास पेपर 2 में है. सो इसको हम 3 कैटेगरीज में इसमें डिवाइड किया हुआ है सिलेबस में. फर्स्ट इज हमारे पास प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इन विच वी विल स्टडी द 5 स्टेजेस ऑफ द program development life cycle: analysis, design, testing, analysis, design, coding, testing, and maintenance. As well as we will study about 3 different models that are basically uses this program development life cycle. The model names are waterfall model, iterative model, rapid application development model. And then 12.2 is program design, in which we have to basically learn about the structure chart and the state transition diagram, which we have already covered. And the last 12.3 is about program testing and maintenance. तो आज जस्ट मैं 12.1 पे फोकस कर रहा हूँ. सो प्रोग्राम डेवलपमेंट हमारे पास जो लाइफ साइकिल होती है, इट इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट that ensures efficiency, accuracy and maintainability. ठीक है. अब पॉइंट ये है कि जब भी आपके पास सॉफ्टवेयर हाउस में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर रनिंग अ सॉफ्टवेयर हाउस या आपको कोई भी एक प्रोग्राम डेवलप करना है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर आया तो आप डायरेक्टली उसको एकदम स्टार्ट नहीं कर देते, इसको फॉलो क्या नाम है एग्जीक्यूट करना या स्टार्ट कोडिंग करना. आपके पास जो कस्टमर आया है, आप उसको एनालिसिस, उसकी प्रॉब्लम जो है उसको एनालाइज करते हो. मतलब एनालाइज का मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दैट द कस्टमर हैज, एंड बेसिकली उसके बाद आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में जाता है. तो जब आप कस्टमर अपनी प्रॉब्लम को रिक्वायरमेंट बताता है, ठीक है, तो वो बेसिकली प्रोग्राम रिक्वायरमेंट को आप गैदरिंग करते हो. किस फेज में ये सारा काम होता है? ये सारा काम हमारे एनालिसिस फेज के अंदर होता है. तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम या एनालाइज अ प्रॉब्लम या गैदरिंग अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ यूजर. ठीक है. तो जो भी हमारे पास चीजें होती हैं सारी एनालिसिस फेज में आती हैं. तो उसमें हमारे पास ओ लेवल्स में भी आपने देखा होगा, ये हमारे पास सिलेबस के अंदर डेफिनेशन दी कि एब्स्ट्रैक्शन, डीकम्पोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड द रिक्वायरमेंट्स. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गया. डीकम्पोजिशन कहते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू अ सब टास्क. मतलब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको आपने जस्ट ब्रेक डाउन किया और उसको एनालाइज किया कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है. और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम अ यूजर. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वर्जन हमारे पास हो रहा होता है. अभी हमने बेसिकली डीप डाउन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, जस्ट हम देख रहे होते हैं. एनालिसिस फेज के अंदर हमारे पास फीसिबिलिटी स्टडी भी आ जाती है. फीसिबिलिटी स्टडी कहते हैं जिसमें हम ये मालूम करते हैं कि आया जो प्रोजेक्ट पे, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट पॉसिबल भी है या नहीं है. ठीक है. यानी प्रोग्राम कंप्यूटर के थ्रू वो सॉल्यूशन हमारे पास हम बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते. या फिर कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल उसने बताया कि भाई उसको प्रोजेक्ट जो है वो इतने टाइम कांस्टेंट में चाहिए, मतलब इतने पर्टिकुलर टाइम में रिक्वायर्ड है उसको. तो क्या आप उस प्रोजेक्ट को इतने पर्टिकुलर टाइम में डिलीवर कर सकते हो, ये पहले से डिसाइड किया जाता है ताकि बाद में डिस्प्यूट अकर ना हो. तो फीसिबिलिटी स्टडी के अंदर बजट, ठीक है, कस्टमर का बजट क्या है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कितने टाइम में जो है वो प्रोजेक्ट रेडी होगा, ये सब चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं. और इन सारी चीज़ों को जो है ना डॉक्यूमेंट में रेडी किया जाता है. ठीक है. और उस डॉक्यूमेंट को यूजुअली हम कहते हैं SRS. इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. इसमें होता ये है कि जब आप हर चीज़ को वेल डॉक्यूमेंटेड कर लेते हैं तो उसमें बाद एट द टाइम ऑफ डिलीवरी
कस्टमर ये आर्ग्यू नहीं कर सकता कि ये चीज मैंने नहीं कही थी, ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, या कस्टमर उस डॉक्यूमेंट की वजह से आपको भी पकड़ सकता है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ देखिए रिटर्न ये लिखी हुई है और आपने इसको गलत बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कुछ एनालिसिस के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, ठीक है, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू अ सब टास्क, डीकंपोजिशन कर रहे होते हैं, हाइडिंग ऑफ अननेसेसरी डिटेल्स कर रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये सारा काम एनालिसिस फेज में हो जाता है। अब यूजुअली एनालिसिस फेज को परफॉर्म करने के लिए इंटरव्यू परफॉर्म हो सकता है, रिसर्च हो सकती है। ठीक है, कि अगर हाउ वी कैन परफॉर्म एनालिसिस, फॉर एग्जांपल कस्टमर या क्लाइंट हमें कहा कि हमें वेबसाइट बनानी है, अब उसको इतनी वेबसाइट के बारे में सिर्फ पता नहीं है कि उसने बस ये बता दिया कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए सर्वे करवा सकते हो, और डिफरेंट वेबसाइट्स को जो है ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो अभी अच्छी जो वेबसाइट्स जो चल रही हैं वो ई कॉमर्स में क्या क्या ऑफर कर रही हैं, तो उस तरह से आप वेबसाइट को डेवलप करो। मतलब जो आपका कॉम्पिटिटर बनने जा रहा है उसको एक बार देख लो। ठीक है, देन द सेकेंड स्टेज इज डिजाइन स्टेज। अच्छा, अभी तक जितने भी हमने चीजें पढ़ी हैं जिसके अंदर हमने फ्लो चार्ट हो गया, सूडो कोड हो गया, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हो गई, स्ट्रक्चर चार्ट हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा जो है ये डिजाइन फेज का ही पार्ट होता है। डिजाइन फेज के अंदर हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन की तरफ देते हैं कि भाई हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, हमने एनालाइज कर लिया, अब उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हाउ द प्रोग्राम शुड बी डेवलप। ठीक है, हाउ ईच टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड, दीज ऑल आर बेसिकली डन इन अ डिजाइन टेक्निक। इसमें डीकम्पोजिशन भी आती है। अब यहाँ पे डीकम्पोजिशन का काम क्या है भाई, जो भी हम काम करने जा रहे हैं जो भी हमारा टास्क है उसे हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा कि हमने स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर हम ये डिसाइड पहले से ही कर चुके होते हैं कि कौन कौन से फंक्शन या प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या पैरामीटर्स हम पास करेंगे बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग द प्रोग्राम यूजिंग मॉड्यूलर एंड एफिशिएंट अप्रोचेस, ये सब डिजाइन टेक्निक के अंदर आते हैं। और जितना अच्छा डिजाइन, मतलब जितना अच्छा सूडो कोड या फ्लो चार्ट, ठीक है, यहाँ पे फ्लो चार्ट भी लिख देना, जितना अच्छा सूडो कोड फ्लो चार्ट आपने ड्रॉ की होगी उतना बेहतर जो है ना आप डिजाइन टेक्निक पे जाओगे। आफ्टर designing gets complete, now you will start implementing it on a high level language. तो यानी now you start coding in a suitable programming language. For example, एक pseudo code लिखा है आपने एक एप्लीकेशन के लिए, अब क्लाइंट को वो एप्लीकेशन एंड्रॉयड बेस्ड चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर सूडो कोड को यूजिंग अ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखोगे, विच इज अ हाई लेवल लैंग्वेज कोड, ताकि वो एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन हो सके। इसके बाद अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में इंक्रीज होता है और क्लाइंट ये कहता है कि उसको अपनी एप्लीकेशन जो है वो विंडोज के लिए भी चाहिए, तो आप VB.NET या C# को यूज कर सकते हो। तो यानी ऐसा भी हो सकता है क्लाइंट को सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन की, बट ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट को उसकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी चाहिए, ठीक है, उसको विंडोज बेस्ड, iOS बेस्ड, एंड्रॉयड बेस्ड, ठीक है, लिनक्स बेस्ड, ये सारी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, वो कोडिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट सूडो कोड और जो उसका बेसिक डिजाइन जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप डिजाइन इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, आप एक घर बनाना चाह रहे थे, आपने उसकी डिजाइनिंग कर ली, आर्किटेक्चर से प्रॉपर एक घर का नक्शा बनवा लिया, मैप बनवा लिया, हर चीज के घर कैसा दिखेगा, कैसा होगा, कितने कमरे होंगे, किस साइज का होगा घर। अब उस ब्लूप्रिंट को यूज करके आपने एक घर कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस इज बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग, मतलब कोडिंग। अब वो एक घर बन गया आपका। अब क्या वैसा घर दोबारा नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। आप सेम डिजाइन को यूज करते हुए आप ऐसे 100 या 200 कितने भी घर बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, देन हमारे पास लास्ट चीज आती है टेस्टिंग। अच्छा, टेस्टिंग यूजुअली जब प्रोग्राम डेवलप हो रहा होता है, सूडो कोड हो रहा होता है, उस टाइम भी हम कर रहे होते हैं।
ड्राई रन टेस्टिंग कहते हैं, जिसमें हम ये चेक कर रहे होते हैं कि जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर्ली रन हो रहा है अप टू द रिक्वायरमेंट या नहीं। तो टेस्टिंग वो फेज है कि जिसमें हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं और उसको कुछ टेस्ट डेटा प्रोवाइड करते हैं सो डैट वी कैन चेक कि प्रोग्राम जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी अप टू द रिक्वायरमेंट है, मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है और जो हमारा करंट आउटपुट है वो मैच कर रहा है। ठीक है, अब इसको करने के लिए देयर आर सो मेनी टेस्टिंग, इट कुड बी यूनिट टेस्टिंग हो सकती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो सकती है, सिस्टम टेस्टिंग हो सकती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो सकती है। ऑल्दो इस टेस्टिंग के लिए कंप्लीट डिटेल में हम 12.3 के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप ऑफ टेस्टिंग हो गई है। बीटा टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, और हमारे पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। ठीक है, ये सारे टाइप हम पढ़ेंगे। देन द लास्ट स्टेज इज मेंटेनेंस। अच्छा, ये ओ लेवल्स में नहीं था, ये हमारे पास ए लेवल्स में आया। तो मेंटेनेंस के फेज में हम क्या करते हैं, तो जो भी बग्स या जो भी एरर्स अकर होते हैं यूजर एंड के ऊपर, मतलब आपने फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया, सॉफ्टवेयर कोडिंग कर दी और इंटीग्रेट भी करवा दिया यूजर के एनवायरनमेंट में, मतलब जिस क्लाइंट को रिक्वायर्ड था उसके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर या उसके एनवायरनमेंट में वो काम हो रहा है, माइट भी वहाँ उसके एनवायरनमेंट में कोई बग्स या एरर्स आ जाए। बग्स मतलब कहते हैं एरर्स को, तो उस बग्स को फिक्स करना वो मेंटेनेंस फेज में आ जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस में हमारे पास जो है ये भी आ सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल सॉफ्ट यूजर को कोई सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है, मतलब कोई अपडेशन रिक्वायर्ड है, तो भी जो है यूजर अपने प्रोग्राम को चेंजेस करवा सकता है, अपडेट करवा सकता है। तो ये भी मेंटेनेंस एंड अपडेट्स के अंदर चीजें आ जाती हैं ये, या कोई फीचर्स को ऐड करना। ठीक है, या फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हाउस खुद से क्या करते हैं कि 1 to 2 months की या 1 year की जो है ना फ्री मेंटेनेंस भी दे रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर में कोई भी बग या एरर इस तरह का आता है या आपको कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद आपने कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है तो आपको फिर पे करना पड़ेगा। अब ये तो हमारे पास हो गया 5 स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके बाद हमारे पास आते हैं मॉडल्स। देखो, जब भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में डेवलप करना होता है या किसी भी, ये मॉडल सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं होता है, ये मॉडल जो है ये आप कहीं पर भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में भी आप यूज कर सकते हैं। तो पहला मॉडल का नाम है वाटरफॉल, दूसरा है आइटरेटिव और तीसरा है हमारे पास रेड। स्टार्टिंग विद वाटरफॉल मॉडल। देखो, जिस तरह से वाटरफॉल मॉडल हमारे पास वो मॉडल होता है जिसमें लीनियर या सीक्वेंशियल फैशन के अंदर ना इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं हम। लीनियरली या सीक्वेंशियली एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम से मतलब ये है कि जो नाम है ये भी यही चीज बता रहा है, वाटरफॉल मतलब अगर वाटर एक बार फॉर एग्जांपल डाउन आ जाए तो इट कैन नॉट गो अप। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्या नाम है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करें कि अगर हमने एनालिसिस फेज को एक बार कंप्लीट कर दिया और हम डिजाइन फेज की तरफ चले गए तो वी कैन नॉट गो बैक इनटू अ डिजाइन एनालिसिस फेज। तो क्या करते हैं हम वाटरफॉल मॉडल के अंदर जस्ट एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को। जब ये स्टेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है देन वी प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेज, डिजाइन की तरफ चले गए, फिर डिजाइन को पूरा कंप्लीट करके फिर इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग की तरफ चले गए। अब यहाँ पे जो यूजर का फीडबैक है, मतलब जो इनपुट है यूजर से, मतलब जो इसको यूज कर रहा है या क्लाइंट का फीडबैक है, वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस फेज के अंदर है। तो इसके अलावा किसी और फेज में नहीं होगा। एट द एंड जब उसको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होगी तो वो प्रोजेक्ट को टेस्टिंग करने के लिए देख सकता है, इसको हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कह सकते हैं। तो ये नॉर्मली जो वाटरफॉल मॉडल है ये उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है जिनका साइज स्मॉल हो, मतलब सूटेबल फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जिसमें यूजर फीडबैक जो है आपको लेस रिक्वायर्ड है। तो अब हमारे पास 3 मॉडल्स में आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें कवर करनी है, एक तो इनकी
आपको प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब करने, ठीक है, इनके बेनिफिट्स एज वेल एज ड्रॉबैक्स, बस। उसके अलावा आपके पास एक सिनेरियो आ सकता है और उस सिनेरियो को पढ़ते हुए आपको मॉडल सिलेक्ट करना हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कौन सा मॉडल जो है वो फिट होगा, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो प्रिंसिपल है वो यही चीज़ें हैं कि लीनियर या सीक्वेंशियल प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इन विच ईच स्टेज इज कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट इज बिगन, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका जो डिज़ाइन है दैट इज बेसिकली रिजिड। रिजिड का मतलब ये है कि आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मतलब अगर डिज़ाइन स्टेज पे आप आ गए और यूज़र आपको कहता है कि भाई इसमें ना ये चेंजेस अप्लाई कर दो, तो वाटरफॉल मॉडल के अकॉर्डिंग जो है ना वो चेंजेस या फीडबैक हो नहीं सकता। अब देखा जाए तो ये मॉडल्स जो है वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे लगे होते हैं जिसमें टाइम या फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का साइज बहुत स्मॉल होता है, तो सारे आप इतना उसमें अगर टाइम शॉर्ट लग रहा है, प्रोजेक्ट का साइज शॉर्ट है, स्मॉल है, तो सारे अपने चार्जेस भी बहुत ही कम, लेस चार्जेस के अंदर ये काम प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं यूजिंग अ वाटरफॉल मॉडल। तो इसी वजह से कम फीडबैक लिया जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा फीडबैक आप यूज़र से लोगे उतनी चीज़ें जो है ना क्या हो जाएंगी, डिफिकल्ट हो जाएंगी, उतना यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करता रहेगा, ठीक है। सो इसकी सूटेबिलिटी याद रखना कि शॉर्ट टाइम स्केल के लिए विच द रिक्वायरमेंट्स आर वेल नोन एंड अनलाइकली टू चेंज। यहाँ पर हमारे पास इसके जो एडवांटेजेस हैं, मैनेजिंग दिस प्रोजेक्ट इज क्वाइट इजी, स्टेजेस आपस में ओवरलैप नहीं करते, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती कि आपको वापस दूसरे स्टेज पे जाना है। और स्मॉलर प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, जिनमें रिक्वायरमेंट्स आर अंडरस्टूड, कॉस्ट एंड टाइम्स कैन बी एक्यूरेटली एस्टिमेटेड। तो ये एडवांटेजेस हैं कि आपको पहले से आपको आइडिया हो जाता है, यानी एट द टाइम ऑफ एनालिसिस फेज आप ये बता सकते हो कि इसकी कॉस्ट क्या होगी और कितने टाइम में जो है ना ये प्रोजेक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। वेयर एज इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, यहाँ पे कोई भी वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है ना ईच स्टेज पे नहीं आता, मतलब एट द एंड ऑफ अ लाइफ साइकिल आपको वो चीज़ मिलेगी बिल्कुल कंप्लीट होके। माइट भी जब आप वो 5 स्टेजेस से पूरा प्रोग्राम डेवलप हुआ तो वो वैसा ना हो जैसा आपको रिक्वायर्ड था, ठीक है, और उसके बाद कस्टमर अपनी क्या नाम है रिक्वायरमेंट्स को चेंज करे तो टाइम भी वेस्ट हुआ, कस्टमर का पैसा भी वेस्ट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें लेस फीडबैक कस्टमर का था, लेस इनपुट कस्टमर से लिया गया था। सो नो वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस, स्लो टू इम्प्लीमेंट है, डिफिकल्ट टू चेंज रिक्वायरमेंट एट अ लेटर स्टेज है, नॉट सुटेबल फॉर प्रोग्राम्स वेयर द रिक्वायरमेंट्स कुड बी सब्जेक्ट टू चेंज, user feedback only at the analysis phase, not suitable for long या complex projects, integration is at the very end, integration मतलब deployment, मतलब उस प्रोजेक्ट को एंड यूजर के एनवायरनमेंट में रन करवाना, which does not allow identifying potential technical और business issues early। या इंटीग्रेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि जो जो हमने काम किया मॉड्यूल्स में उन सबको आपस में इंटीग्रेट कर देना, उन सबको आपस में ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो माइट भी जब आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो सब चीज़ों को तो वो वैसा काम ना कर रही हो, ठीक है। अब हमारे पास जो वेरी नेक्स्ट मॉडल है वो है आइटरेटिव मॉडल। अब आइटरेटिव मॉडल में हमारे पास इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट आती है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद यूजर से फीडबैक लिया, ठीक है, और यूजर ने उसको फीडबैक दिया, उसमें उस फीडबैक में जो चेंजेस और सारा कुछ था उसको आपने फर्दर काम करना शुरू कर दिया। तो आपने इसको इस तरह जिस तरह डायग्राम में गिवन है, फर्स्ट वाटरफॉल मॉडल पे काम किया आपने, जिसमें एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये सारा काम कर लिया आपने। उसके बाद जब फीडबैक आया तो आपने फर्दर उसको एक्सटेंड किया। तो यूजुअली ये जो हमारे पास इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट के मॉडल्स जो होते हैं ये यूज होते हैं लार्जर प्रोजेक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल फेसबुक है, जब फेसबुक वेबसाइट बनी थी तो क्या वो वैसी ही थी जैसे अभी है? वो द आंसर इज नो। उसमें इंक्रीमेंटल चेंजेस आएंगे एक साथ, उसने फाइनल वर्जन नहीं निकाला कि भाई बस यही है फेसबुक। या फॉर एग्जांपल आईफोन हो गया,
या जो भी नया कोई भी मोबाइल फ़ोन होता है या कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता अपडेट्स या चेंजेस या इम्प्रूवमेंट्स आ रही होती हैं और उस पर काम किया जा रहा होता है, ठीक है। इट वर्क फॉर अ लार्जर प्रोजेक्ट्स। इसमें आप टाइम मेजर नहीं कर सकते कि वो प्रोजेक्ट कितने टाइम में डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली आप इसमें कॉस्ट भी जो है ना वो एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कितना कॉस्ट जो है उस पर लगेगी। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आफ्टर ईच आइटरेटिव मॉडल, मतलब आफ्टर ईच फर्स्ट वाटरफॉल मॉडल, या इसमें आपको एक वर्किंग प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और माइट भी अगर आपका बजट इजाज़त नहीं देता और आपने 2 टाइम्स ये वाटरफॉल मॉडल रन करवा के अगर बजट इजाज़त नहीं करता, तो आपके पास वर्किंग मॉडल सामने है, कस्टमर उसको यूज़ कर सकता है। और जब उसके पास बजट हो या उसके पास कोई अच्छी एडवाइस हो या चेंजेस उसमें करवानी हो, तो वो फर्दर उस प्रोग्राम को क्या करवा सकता है, इम्प्रूव करवा सकता है, उसमें चीज़ें इंक्रीज करवा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके प्रिंसिपल्स को याद रखना कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है, एज द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज रिपीटेड, मतलब वर्किंग प्रोग्राम्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर पार्ट ऑफ द सिस्टम बट एवरी आइटरेशन आफ्टर एवरी आइटरेशन। और हेयर देयर इज हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो याद रखने हैं। ईच साइकिल इज इजी टू मैनेज ड्यू टू फिक्स्ड एंड मॉड्यूलर नेचर ऑफ ईच कंपोनेंट। मतलब मॉड्यूलर नेचर से मुराद ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर आपने काम किया, उसको आपने कंप्लीट करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, वर्किंग मॉडल परफॉर्म करने के बाद आपने नेक्स्ट पे काम किया। तो यहाँ पे क्लाइंट को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि मेरा प्रोजेक्ट कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका है, और वो देख भी सकता है अपने प्रोजेक्ट को। एक्स्ट्रा फीचर्स कैन बी एडेड, इसमें आप कोई भी चीज़ें ऐड करवा सकते हो, उसमें नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या नाम है, जो आपका वाटरफॉल, जो सिंपल वाटरफॉल मॉडल था वो रिजिड डिज़ाइन था। इसमें यूज़र फीडबैक भी आप ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स अगर चेंजेस हैं तो आप इजीली आप आइटरेटिव मॉडल को यूज़ कर लेना। easy to budget because you can stop या pause at the end of each mini cycles, but again इसका डिसएडवांटेज में ये चीज़ है कि आपको टाइम में बजट का जो है ना वो आइडिया नहीं होगा कि क्या एस्टिमेट नहीं कर सकते आप। टीम कैन अपस्किल थ्रू ईच साइकिल, इजियर टू टेस्ट एंड डीबग स्मॉलर प्रोग्राम्स। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर। स्लो है, एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट है, हार्डर एस्टिमेट ऑफ ओवरऑल टाइम एंड कॉस्ट, साइकिल में नेवर एंड, needs good planning, not suitable for short simple projects, design issues might arise because not all the requirements are gathered at the beginning of the entire life cycle। ये वाला पॉइंट इसका जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट चेंजेस हो गई हैं, आपने काम किया, अब वो रिक्वायरमेंट चेंजेस करने से माइट भी जो पहले वाला काम आपने किया है वो इफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो वो डिज़ाइन इश्यूज आ सकते हैं आपके पास, तो जो पहले वाला काम पे जितना टाइम और जो कॉस्ट लगी, एनर्जी लगी, वो सब वेस्ट हो जाएगी। और रिक्वायरमेंट्स को क्या नाम है, जब आप इंक्रीज करते हैं या चेंजेस मेड करते हैं तो अक्सर डिफिकल्ट होती है, ठीक है। आप पहले से अगर हर चीज़ डिसाइड कर लेते हो कि आपने क्या काम करना है तो वो चीज़ें मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाती हैं। लास्ट हमारे पास जो मॉडल है दैट इज नोन एज रैड, मतलब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डायग्राम से ही वाजह है कि यहाँ पे 3 वाटरफॉल मॉडल बने हुए हैं जो कि पैरेलल टू ईच अदर हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर जिनको हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, मॉड्यूल से मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंटली हम उनको डिवाइड करके टीम्स में डिवाइड दे सकते हैं, सो दैट दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो उसको हम रेड मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। रेड मॉडल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल टीम 1 ने प्रोजेक्ट के एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर, एक मॉड्यूल के ऊपर काम किया, या सपोज एक फंक्शन के ऊपर काम किया, तो एट द एंड एक प्रोटोटाइप क्रिएट होता है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है वर्किंग मॉडल, मतलब एक्चुअल हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं होता, प्रोटोटाइप होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक ब्रिज बनाना चाह रहे हैं, तो ब्रिज की लेंथ, हाइट, स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, उसका एक प्रोटोटाइप जस्ट छोटा सा आप एक मॉडल बना के टेस्ट कर सकते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल वो फेल भी होता है तो वो कॉस्ट एक सिंपल सी मॉडल की ज़ाया होगी। पूरा ब्रिज बनाने के बाद अगर वो डिज़ाइन फेल हो जाए
तो इतनी जो कॉस्ट, इतना जो टाइम लगा है, एनर्जी लगी है, वो सब जो है वो बच सकती है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप्स बना लेते हैं, और जब हम प्रोटोटाइप पे काम कर लेते हैं तो ये काम जल्दी हो जाता है। फिर इसके अलावा जब हम टीम्स में डिवाइड करते हैं, तो वो जो टीम होती है वो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा अपस्किल होती है, एक्सपर्ट होती है, तो वो उस काम को बहुत ही कम टाइम में परफॉर्म कर लेती है। तो लेस व्हाट वी कैन से the software can be developed in a less time by each team, और less chances of any error होती है, तो मतलब less development time, less chances of any errors। इसके अलावा चूंकि अलग अलग इंडिपेंडेंटली मॉड्यूल्स में काम हो रहा है, तो दैट मॉड्यूल कैन बी रीयूज इन अदर प्रोग्राम एज वेल। फिर लास्ट में क्या होता है कि जब ये सारे जो प्रोजेक्ट्स, सारे जो मॉड्यूल्स हैं जब बन जाते हैं, तो लास्ट में हमको क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब इनको कंबाइन कर देते हैं, और फिर हम चेक करते हैं कि एक साथ कंबाइन होके ये काम कैसा हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि गाड़ी है, तो गाड़ी की फॉर एग्जांपल विंड स्क्रीन कहीं बन रही है, टायर्स कहीं बन रहे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड कहीं बन रहा है। तो ये अलग अलग जगहों पे काम हो रहे हैं, और जिन जिन फैक्ट्रीज के अंदर काम हो रहे हैं उसको बहुत आराम से टेस्ट करके, हर चीज़ बेहतरीन करके, एट दी एंड असेंबलिंग यूनिट में जो चीज़ें आती हैं, तो असेंबली यूनिट के अंदर क्या होता है, वो सारे पार्ट्स को हम असेंबल कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, इंटीग्रेशन के अंदर भी हम ये कर रहे होते हैं, सारे कंपोनेंट्स को, सारे मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करके, और फिर उसका एट दी एंड जो वर्किंग होता है ना, मॉडल वर्किंग सॉफ्टवेयर, वो हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेस प्लानिंग होती है, प्रोटोटाइप यूज होता है, मॉड्यूलर अप्रोच होती है, ठीक है। तो ये सारे इसके जो है ना प्रिंसिपल्स में आते हैं। कस्टमर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, और यहाँ पर हमारे पास व्हाट वी कैन से फास्टर डेवलपमेंट होती है सबसे ज़्यादा इसमें। तो एडवांटेज ऑफ रेड इज वेरी फास्ट एंड चीप, ठीक है, एट टाइम ऑफ डेवलपमेंट के कॉस्ट के अंदर। प्रोग्रेस इजीली मेजर्ड हो सकती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज विद फ्यूअर पीपल इन अ शॉर्ट टाइम, रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, जैसे मैंने बताया कि टीम्स एक्सपर्ट होती हैं काम करने में, लेस चांस ऑफ एरर्स भी लिख सकते हो। रीयूजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट या मॉड्यूल्स कह सकते हो, आप रीयूज कर सकते हो, जैसे फंक्शंस को हम रीयूज कर सकते हैं, एक जगह लिखने के बाद दोबारा उसको कहीं और भी यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरीज बना के। कस्टमर के फीडबैक इसमें ज़्यादा होते हैं, तो ये बेहतर है, ठीक है। कस्टमर उसी वक्त जो भी इसको चेंजेस हैं वो बता सकता है कि भाई ये सही नहीं आ रही, ये सही है, मेरे अकॉर्डिंग है। इंटीग्रेशन फ्रॉम वेरी बिगनिंग सॉल्व अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन इशूज, मतलब भाई प्रोटोटाइप के ऊपर आप ये काम करके देख लेते हैं, तो एट दी एंड जब आप लार्जर स्केल पे काम करेंगे तो वो इशूज पहले से रिजॉल्व हो चुके होंगे। ग्रेट फॉर GUI हैवी प्रोजेक्ट्स ड्यू टू कांस्टेंट यूजर इंटरेक्शंस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर जिन प्रोजेक्ट्स में होता है तो उसमें बेहतर रही है। Part of the system are developed side by side, so modification is easier because each part must work independently. तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें आपने कोई भी अपडेशन या चेंजेस रिक्वायर्ड करनी है किसी भी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम के अंदर, तो उसमें इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि सारे मॉड्यूल्स आपस में इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, तो आपको बाकी मॉड्यूल्स को छेड़ने की या चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ रेड में क्या आता है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सिस्टम्स के ऊपर काम कर सकता है जो मॉड्यूलराइज्ड है। मॉड्यूलराइज का मतलब जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट या सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है। अगेन यहाँ पर भी कॉस्ट एंड टाइम को हम एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर सकते। हाईली स्किल्ड हमें डेवलपर्स या डिजाइनर रिक्वायर्ड है, जब भी तो हम उनको टीम्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सूटेबल फॉर सिस्टम दैट आर कंपोनेंट बेस्ड, रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्स यूजर इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, जो कि एक हैक्टिक भी बन सकता है, जिसकी रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो सकती है, और आपको पुराना काम भी जो है ना दोबारा से चेंज करना पड़ सकता है। सूटेबल फॉर द प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम्स। अब ये जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रिंसिपल्स, इन्हें पहले याद करो। याद करने के बाद जब हम पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इन्हीं पॉइंट्स को याद रखने की वजह से ही आपको क्वेश्चन कर पाओगे कि यहाँ पे कौन सा मॉडल पर्टिकुलर सिनेरियो में अप्लाई हो सकता है, और फिर आपको उसके सपोर्टिंग पॉइंट्स बताने हैं, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था।